बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, वैसे तो साल नौ का आगाज़, उसकी जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो 1 जनवरी को होती हैं, मगर चीन में हम देखते हैं कि जो उनका साल होता है, उसका जो आगाज़ होता है वो लूनी सोलर जो कैलेंडर है यानी कमरी साल उसके मुताबिक और बाहर यानी स्प्रिंग के हवाले से उनके इस नए नए साल का आगाज़ होता है। और चाइनीज़ न्यू ईयर जिसे बहार नौ का एक त्यौहार भी कहा जाता है, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन होता है चाइना के लिए, जिसमें हम जो उनके तजदीद तब्दीली और जो नए वादे जो होते हैं, नए आगाज़ के जो वादे होते हैं, तरक्की के जो वादे होते हैं, उसकी अलामत भी समझा जाता है। और यकीनन तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान और चीन जो है, जो कि एक बहुत अहम शराकत दार भी है। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस मौके पर चीनी आला क़यादत, चीनी सदर और आवाम को नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा है, मुबारकबाद दी है, और वन चाइना पॉलिसी और दोनों ममालिक के माबैन कामयाब ताल्लुकात के अज़म का एक बार फिर इस अहम मौके पर इयादा भी किया है। इसी हवाले से आज हम इस पर बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तलत शब्बीर, जो कि डायरेक्टर हैं चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर के, और मेरे साथ शाहिद कियानी साहब, साबिक सफ़ीर मौजूद हैं, कुरबान बलोच साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को मैं वेलकम कहना चाहती हूँ। डॉक्टर तलत साहब, ये जो चीन का जो कमरी साल का आगाज़ है, जिसे नए चीनी साल का आगाज़ भी कहा जाता है, उसकी इस मुतालिक हमारे नाजरीन को बताइएगा, उसकी सेलिब्रेशन के हवाले से भी, और क्या अहमियत है इसकी। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में लिया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इस सिलसिले में है कि जो चीन के का एक सकाफती है और सकाफती त्यौहार है, जिसकी एक बहुत तारीखी अहमियत है। और ये चीनी लोग एज कौम मनाते हैं। बहसीत कौम सारे सेलिब्रेशन में चले जाते हैं, और ये सेलिब्रेशन लगभग 3 हफ्ते तक जारी रहती हैं। देखिए, इसमें फैमिली रीयूनियन का सबसे बड़ा एक इसका कंपोनेंट होता है। फिर नई बिगिनिंग्स का करते हैं, नई रेजोल्यूशंस करते हैं, और एक फेस्टिविटी का समा होता है जो पूरे चीन के बीच में इसका इसका दिखाई देता है कि वो इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। आप ना सिर्फ चीन के अंदर, बल्कि हम देखते हैं कि वो जहाँ जहाँ चीन मौजूद होते हैं वहाँ ये एक्टिविटीज होती हैं। अभी पाकिस्तान बहुत करीबी दोस्त है, और हम भी यहाँ पे मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ चीनी ताल्लुक है, वहाँ पे एजुकेशन हुई है। तो देखिए, एक ये मैसेज जाता है जो चीनी भी कन्वे करते हैं डेफिनेटली, और जो यहाँ पे सेलिब्रेशन वो हम भी कन्वे करते हैं उनको, कि हम इस खुशी के मौका पे, इसकी एक तारीखी और सकाफती हैसियत है चाइना कल्चर के बीच में, हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपकी खुशी में बराबर के शरीक हैं। इसका बहुत पहले तो नहीं, लेकिन ये है कि बहुत सालों से इसको एक आप यूँ समझिए कि सरकारी तौर पे इसको मनाए जाने की एक रस्म है वहाँ पे चीन के अंदर। और पूरी कौम सेलिब्रेशन पे चली जाती है, और अपनी रेजोल्यूशन करते हैं, वो अपनी साल की शुरुआत करते हैं। तो ये चीन की सकाफती और उनकी जो तरक्की तारीख है, उसमें एक अहम फेस्टिवल है, इसको मनाया जाता है। और हम चीनी के साथ इसमें इस मौके पर यकजहती का इजहार करते हैं, उनके साथ खैरसगाली का इजहार करते हैं, और उनकी खुशी में शरीक होने का भी इजहार करते हैं। ठीक है। कुरबान साहब, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे मैंने पहले कहा कि नए साल का आगाज़ जनवरी से होता है, मगर चीन में हम देखते हैं कि साल नौ का जश्न जो है वो आपकी एक तरह से जो कमरी साल है उसके हवाले से, यानी लूनी सोलर जो जिसे कहा जाता है, उस हवाले से मनाया जाता है। और इसमें जो इसका कैलेंडर अगर हम देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमें नज़र आता है। मतलब जितने भी चाइनीज़ जो ज़ोडिएक एनिमल हैं वो इस हमें कैलेंडर में नज़र आते हैं। आप इसको, इस नए साल को, जो हमारा दूसरा साल होता है जो जनवरी में आगाज़ होता है, इससे इसको क्यों इतना मुख्तलिफ देखते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि तारीख़ी तौर पर हर कौमों के मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, और ये अगर हम चीनी अवाम की या चीन की तारीख़ और रिवायत की बात करें तो ये भी उसी तसलसल की कड़ी है। न सिर्फ ये दिन जो कमरी साल के पहले माह की पहली तारीख से शुरू होता है 15 तारीख तक, न सिर्फ ये चीन में मनाया जाता है, चीनी जहाँ भी दुनिया में बसते हैं वहाँ इसको एज ईद बहारा, जश्न नौरोज़ के तौर पर, और चीन के जो बाकी पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ भी इस दिन को या इस रवायत को
बहुत जोश और खरोश से मनाया जाता है। ये आप महसूस किया जाता है जैसे एक बड़ी ईद की तैयारी हो। घरों की सफाई और शहरों की सफाई और कपड़े नए लेना, कपड़े सीना, ये खास करके खवातीन, बच्चे, ये बहुत एक बड़ी उनकी रिवायत है। और न सिर्फ ये जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि सरकारी तौर पे इसको मनाने का मकसद ये है कि हुकूमत भी नए टारगेट्स अपने रखती है, तरक्की के हवाले से, आवाम की खुशहाली के हवाले से, बेहतरी के हवाले से, और कौम उसके साथ उसको भी मनाती है उस दिन को, इस रिवायत को, ताकि एक नए वलवले के साथ, नए जोश के साथ खुशहाली के लिए, रिवायत के लिए, तरक्की के लिए आगे बढ़ाया जाए। तो ये ना सिर्फ ऐसे नहीं है कि जैसे मेले हों, ये उनकी एक तारीखी पस मंज़र भी है और रिवायत भी है, और आने वाले दिनों के लिए एक टारगेट भी है कि बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए आगे बढ़ा जाए। ठीक जी। है शाहिद साहब, अब अगर हम सफारतकारी के हवाले से बात करें तो चीन और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और जो स्ट्रेटेजिकली ताल्लुकात हैं वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत कामयाब ताल्लुकात हैं। लेकिन पिछले 6 डेकेड से हम देख रहे हैं कि जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनकी जो दानिशमंदी है, उनकी जो दूरअंदेशी है, उसका जो चाइना में हमें नज़र आता है एग्जाम्पल, वो मुंह बोलता सबूत है तरक्की के हवाले से। उनकी तहरीक और मेहनत जो है वो पाकिस्तान को ऐसे मौके पे क्या लेसन देती है? लेकिन चाइना की ये जो जिसमें सदर शी पिंग है, ये तीसरी उनकी जो है ना क्या नाम, तारीख में तीसरा हिस्सा है। पहला था रेवोल्यूशनरी जो माओ तुंग से शुरू हुआ और जाके डेंग शॉपिंग पर ख़त्म हुआ, फिर डेंग शॉपिंग से शुरू हुआ जहाँ पर इकॉनमी को ओपन किया गया। अब डेंग शॉपिंग और प्रेसिडेंट शी ने अब ये जो उनके हिस्से थे, जो जो हैं फेजेस हैं, पहली सेकंड फेज, ये थर्ड फेज को बहुत आगे ले जा चुके हैं। बल्कि ये कहें कि इन्होंने इस थर्ड फेज में प्रेसिडेंट शी ने चीन को वर्चुअली दुनिया का एक इकॉनमी नंबर 1 बना दिया है, जहां तक इसमें कोई शक नहीं है। और फिर देखें, वो जिसे कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट शी उन जैसे स्टेट्समैन में शामिल हैं, लीडर्स में शामिल है दुनिया में, जिनको सेंस ऑफ हिस्ट्री है कि तारीख उनको कैसे पहचानेगी, जिस तरह माओ ज़ेडुंग ने, डेंग शॉपिंग ने और अब इन्होंने। तो ये यहाँ पर, और फिर गुर्बत में सबसे बड़ी बात है कि चीन के अंदर जो गुर्बत थी उसको किस तरीके से कम किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी ने, क्या अफ्रीका है, क्या एशिया है, क्या इन 2 बड़े बड़े मुल्कों में, साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर भी इन्होंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या सोशल सेक्टर्स के अंदर कमी है, तो चाइना ने बगैर सियासत किए हुए, बगैर एग्रेशन किए हुए उनकी हालात को बेहतर किया है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, तो हम तो उसको भूल ही नहीं सकते जो हमारे साथ 1963 में असल हमारा जो शुरू होता है ना ताल्लुकात का, जो बेसिस ऑफ ट्रस्ट, वो 1963 मार्च में शुरू होता है, जब हमने इनके साथ बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया ने लूज किया, हमने बेसिस ऑफ ट्रस्ट बनाया, इंडिया ने बेसिस ऑफ मिसट्रस्ट बनाया। आज उसका जो हमें रिवॉर्ड मिला है, वो हमारे साथ, क्या डिफेंस हो, क्या सिक्योरिटी हो, क्या इकोनॉमी हो, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, हर मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। और सी पैक अगर आप देखें तो ये आप समझ जाएं कि ये एक रिवॉर्ड है ओवर 7 डेकेड्स ऑफ फ्रेंडशिप, कोऑपरेशन एंड बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तलत साहब, इस साल चाइनीज ज़ोडिएक एनिमल जो है वो स्नेक है। मैं इसको देख रही थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसको जानना कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखें, ये जो ईयर ऑफ स्नेक है, बेसिकली तो ये एक सिंबल ऑफ विजडम और रिजिलियंस का एक तासुर उससे लेते हैं वो, और जो रिजिलियंस का और ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए, ये जो मुख्तलिफ ज़ोडिक एनिमल्स की आप जिक्र करती हैं, ये मुख्तलिफ एनिमल से वो मुख्तलिफ उनकी मिथोलॉजी में मुख्तलिफ उनसे स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हैं। अच्छा। या उनसे एक ख़ास रिफ्लेक्शन अक्स ड्रॉ करते हैं, जिस अभी वो ईयर ऑफ स्नेक से रिजिलियंस ड्रॉ करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं।
देखिए ये जो है ये चीनी मैथोलॉजी में इसका एक बड़ी अहमियत है, और क्योंकि चीनी बहुत बहुत पुरानी एक हम्म। 6,000 साल पुरानी तहजीब वो के बहुत सारे हिस्टोरियन क्लेम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो ज़ोडिक एनिमल्स हैं इनके साथ हर एक के साथ उनकी मुख्तलिफ जो है वो रवायतें भी हैं, और उनसे वो मुख्तलिफ। तो अभी जो स्नेक ईयर ऑफ स्नेक है इससे स्पेसिफिकली रिजिलियंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजडम वो ड्रॉ करते हैं। तो ये बहुत देखिए ये इनका कॉन्सेप्ट है, और डेफिनेटली जब हम इस सारे को मिला के देखते हैं, जब कन्फ्यूशियस का जो एक तस्वर है वहाँ पे उनकी फ़िलासफ़ी का तस्वर है, तो आप देखेंगे कि ये जो चीनी फ़िलासफ़ी है या चाइनीज़ विजडम जिसको हम कहते हैं, ये भी इन्हीं से ड्रॉ होती है। भले शायद दूसरे मज़ाहिब में या दूसरे मैथोलॉजीज़ में इनकी इनका ताल्लुक मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेक से शायद बहुत सारे मज़ाहिब मुख्तलिफ अक्स लेते हों, या मुख्तलिफ उससे रिफ्लेक्शंस लेते हों, या मुख्तलिफ उससे ड्रॉ करते हों एक स्ट्रेंथ, लेकिन चीन का अपना है। तो जैसा चीन में रिजिलियंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड विजडम ईयर ऑफ स्नेक से मुंसलिक है। तो अभी जब इसको कन्फ्यूशियस हम मिला के देखते हैं आप, तो जो चाइनीज़ विजडम का हम बात करते हैं कि वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाइनीज़ विजडम, तो ये मेरे ख्याल में ये मैथोलॉजी और जो कन्फ्यूशियस का जो एक ख़ास तस्वर है, ख्यालात हैं, तो वो कभी कभी आप कुछ लोगों के ख्याल में वो मिलते जुलते हैं अपनी एसेंस में और अपने मुतालिब में और अपने मीनिंग्स उसके हैं उसमें। तो डेफिनेटली हम ज़ाहिर है एक हमारा दोस्त मुल्क है, हम उनके कल्चर का एहतराम करते हैं, हम समझते हैं कि वो जैसे जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो उनकी मैथोलॉजी और उनके जो ट्रेडिशंस हैं या जो उनकी विजडम है उसके लिहाज से। और दूसरा ये है कि अगर दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुके हैं, वो एक बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन चुके हैं, तो उसमें बहुत सारी उनकी कोशिश, मेहनत और हार्डवर्क के अलावा डेफिनेटली चाइनीज़ विजडम का भी अमल दखल है, और चाइनीज़ विजडम इज़ ड्रॉन फ्रॉम देयर ज़ोडिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे भी वो ड्रॉ होती है। ठीक है कुर्बान साहब, आज के अहम दिन पर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है चीनी आला क़यादत से और आवाम के साथ भी। लेकिन ऐसे मौके पर जो चाइना की जो वन पॉलिसी है उसकी अहमियत पर आप क्या रोशनी डालेंगे? जी बिल्कुल, आज सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने ख़त लिखा है अपने चीनी हम मनसब को शी जिनपिंग को, और उसमें जो पाक चीन दोस्ती है उसके अज़म को उन्होंने रिटेट किया है, और उन्होंने अपने ख़त में अपने चीनी हम मनसब से बीजिंग में मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। ख़त में कहा है कि वो पाकिस्तान और चीन की दो तरफा जो दोस्ती है, ताउन है, उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के ख्वाहिशमंद है, और ना सिर्फ वन चीन पॉलिसी पर पाकिस्तान कारमंद है, पाकिस्तान जो चीनी जो सीपेक है इसको मज़ीद सेकंड फेज़ में ले जाना चाहता है। और मैं समझता हूँ कि पाक चीन अगर दोस्ती, और ना सिर्फ दोस्ती, पाक चीन जो मुआशी ताउन है, इक़्तिसादी ताउन है, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत से लेकर अभी तक फ़ेज़ 1 पाए तकमील को पहुँचा, फ़ेज़ 2 की तैयारियां होने जा रही हैं, और बिलियंस डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव दुनिया में आए, पॉलिसियां दुनिया की तब्दील हुई, लेकिन इन दोनों ममालिक की जो भी दोस्ती और जो कमिटमेंट थी, चीन उस पर कारबंद रहा और पाकिस्तान उस पर कारबंद रहा। तो आज सदर पाकिस्तान ने उस अज़म को दोहराया, और वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने भी एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने चीनी सदर को और चीनी अवाम को मुबारकबाद दी, और इसी अज़म को दोहराया कि दुनिया में अमन के लिए, तरक्की के लिए दोनों ममालिक आगे बढ़ेंगे और इसी अज़म पर कारबंद रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से चीन एक न सिर्फ एक अहम एक प्लेयर है इस खिते में, दुनिया में, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी दोस्ती है, उसके साथ साथ जो वन चीन पॉलिसी और दुनिया में अमन के हवाले से भी दोनों मुल्क का जो किरदार है वो भी काबिल तारीफ़ है। तो ये चीज़ें जैसे अब मैं समझता हूँ कि बहुत मुस्तकबिल करीब में दोनों ममालिक जो सेकंड फेज़ में जाएंगे, तो ये सारी दुनिया को जोड़ देगा इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। ठीक है शाहिद साहब, नए साल के मौके पर शी जिनपिंग ने जो नॉर्थ ईस्ट चाइना का जो विज़िट किया है
उसको भी बड़ा बड़ा गहरे माने उससे अखज़ किए जा रहे हैं, जबकि वो पहले भी यहाँ का दौरा कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो दानाई है, मैं पहले ज़रा अपनी थोड़ी बात करूँ फिर प्रेज़िडेंट शी की। हमारी दानाई देखें कि 1964 में हमने बॉर्डर एग्रीमेंट किया, उससे पहले भी जब इनको रिकॉग्नाइज़ किया तो हाइट ऑफ कोल्ड वॉर थी। लेकिन हमारी दानाई थी, फॉरेन पॉलिसी हमारी लीडरशिप की थी कि ये मुल्क जिसके साथ हमारा बॉर्डर मिल रहा है, ये ऐसा मुल्क है कि जिसके साथ हमें बिल्कुल इशूलेस अब रिलेशनशिप होनी चाहिए। और आज उसका आप देखें कि समर मिल रहा है हमें। जहाँ तक बात है प्रेसिडेंट शी की, बिल्कुल वो जब इन इलाकों में जाते हैं, वो एक मैसेज देते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1949 में रेवोल्यूशन आया माओ ज़ेडुंग का, उससे पहले पूरी तारीख हज़ारों साल की चाइना में सिर्फ बादशाहत रही। उसके बाद रेवोल्यूशन आया, सब कुछ चेंज कर दिया। लेकिन चाइना ने, और मैं अभी वियतनाम की बात भी करूं कि मैं वहां में रहा हूं, कि इन ममालिक ने ये कहा कि कम्युनिस्ट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो मुल्क को चलाता है, लेकिन जो जो कल्चर को चलाता है, जो जो लोगों को मिलाता है, वो है कि इनका कल्चरल, ये जो अभी आपने बताया कि ईयर ऑफ द स्नेक और ज़ोडिएक जो है, वियतनाम में भी इसी तरह ही है। ये इनकी दानाई है कि लोगों की जो आपस में जोड़ना है, रखना है, वो कल्चरल वो ग्लू है, जो कल्चरल चीजें हैं उनको उन्होंने साथ रखा हुआ है। इसी वजह से आपको इतनी अपहीवल नजर नहीं आती उन मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल टर्बुलेंस नहीं है, कल्चरल टर्बुलेंस नहीं है। तो अभी इनका जो सदर साहब गए हैं, अपने प्रेसिडेंट शी, यही उनको मैसेज दिया है, क्योंकि ये बिगेस्ट माइग्रेशन होती है हर साल दुनिया के अंदर, कि मिलियंस ऑफ लोग अपने घर अपनी ये नौकरियां ये छोड़कर अपने घरों में चले जाते हैं, अपने बुजुर्गों को और रिश्तेदारों को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है ये। और इसका जहाँ तक वन चाइना पॉलिसी की बात है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये कई दफ़ा अमेरिका इस बारे में कभी इधर उधर की बात करता है, लेकिन अमेरिकन ने भी एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, प्रेसिडेंट कार्टर के वक्त में साइन किया हुआ है कि भाई ये वन चाइना पॉलिसी होगी। हम सिर्फ दूसरी जो ताइवान है, इसको कोई ऐसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो ये बड़ी हमें वैसे ये देखा चाहिए कि हमारा एक बहुत बड़ा ही अक्लमंद दाना हमारा एक दोस्त है, और जिसने हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ है। आज उनकी खुशी के मौके पर आपने जिस तरह कहा कि सदर हमारे जरदारी साहब ने उनके साथ मैसेज दिया, तो ये रिन्यू करते हैं हम अपनी रिलेशनशिप को, और हम अपनी जो उनकी खुशियां उनके साथ खड़े खड़े होते हैं, और उनको फिर हम ये याद कराते हैं कि ये पाकिस्तान चीन दोस्ती जो है, वो ये जो कहते हैं ना, वो ऑल वेदर है। ठीक है। चूँकि तलत साहब, आप तो खैर इस पे आपकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, लेकिन इस वक्त जो है हमारी जो चाइना के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिकली ताल्लुकात है, यकीनन उनके डायनामिक्स बहुत तब्दील होते जा रहे हैं, बड़े पॉजिटिव होते जा रहे हैं। सी पैक समेत जो दीगर मंसूबे हैं, वो एक लाजवाल दोस्ती की जो है वो मिसाल भी है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम सी पैक को जिस तरह देख रहे हैं कि तेज़ी के साथ काम हो रहा है, पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस तरह के मंसूबों से? देखिए, मैं क्योंकि मैं सी पैक वॉचर हूँ और चाइना पाकिस्तान स्टडीज़ का मैं स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के लिए सी पैक जैसे मनसूबा पाकिस्तान के पास होना बहुत खुशकिस्मती का अमर है। हमारे लिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको एक तारीखी मौका जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास सी पैक की सूरत में एक ऐसा मौका है कि हम अपनी मुआशी जो लैंडस्केप है मुल्क में, उसको यकसर बदल सकते हैं। इतना बड़ा मौका है हमारे पास। और देखिए, इसमें दूसरा ये है कि इसमें एक ऐसा दोस्त मुल्क आपके साथ शामिल है जो टोटली कमिटेड है। देखिए, एम्बेसडर शायद इस इन अमूर के बड़े माहिर हैं, वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मेरे ख्याल में बायलैटरल तल्लुकात की हिस्ट्री में वाहिद दोस्ती होगी जो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो की है। और इस दोस्ती पे भले रीजनल और ग्लोबल हालात कैसे ही क्यों ना हों, इस दोस्ती ने इसकी मजबूती में कोई फ़र्क नहीं आया, और ये मुसलसल तवातर के साथ स्ट्रेंथ पकड़ रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा मौका है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे सी पैक हम समझते हैं कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही चाइना समझता है कि सी पैक उनकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में हमें इस पे तो दो राय नहीं होनी चाहिए कि सी पैक हमारी तरक्की का मनसूबा है, सी पैक से हमारी मुआशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, और सी पैक चाइना पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती को मजबूत करने का भी एक बहुत बड़ा अहम जरिया है। देखिए, हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ग्वादर का एयरपोर्ट उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है।
आप देखिए ग्वादर का एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और जो हम कनेक्टिविटी का सोच रहे हैं कि सी पैक जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी में बनेगा तो ग्वादर हब बनेगा और हब बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वहाँ पे। आपको एयरपोर्ट मिल गया, आपके पास एक पोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी पोर्ट है रीजन्स के में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में सी पैक एक उम्मीद का पैगाम है और चाइना पाकिस्तान ताल्लुकात भी, चाइना पाकिस्तान दोस्ती भी बहुत अहम और एक इम्पोर्टेंट और रक्षा ठीक लिए हुए है, इसका तासुर है ठीक और हमें साथ चलना चाहिए। ठीक है कुर्बान साहब, अभी हाल ही में जो है वो बड़ी शॉकिंग एक शॉक वेव रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह चाइना पे पाबंदियां लगाई और चाइना जिस तरह से एआई को लेकर तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। अब ये जो चाइनीज़ एआई स्टार्टअप डीप सीक है, इसको लेके ट्रिलियन जो है एक दिन में अमेरिका का नुकसान हुआ और मैं वही बात कर रही थी, जितने भी ग्लोबल टेक हैं वो हैरान और परेशान रह गए। तो ये कितना बड़ा एक इनकलाब है? मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये नया जो पहले चैट जीपीटी जी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके मुकाबले में ये जो चीन ने ये मुतारफ कराया सिस्टम, ना सिर्फ ये साइंसी मैदान में, मोबाइल सेक्टर में, आईटी सेक्टर में भी चीन ने जो दुनिया में ग्रो किया है या उनकी मार्केट कैप्चर्स की है, वो भी बहुत सारे ममालिक के लिए ना सिर्फ परेशान कुन है। एक्सपोर्ट के हवाले से चीन का एक जो वसी एक दायरा बना है दुनिया में, वो भी यकीनी तौर पर, अब जैसे आपने बात की कि स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हो गए, मार्केट्स क्रैश हो गए, तो चीन लगातार एक तसलसल के साथ सारी दुनिया में न सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ साइंसी मैदान में भी बहुत सारे ममालिक को, अपने हरीफ ममालिक को टफ टाइम दे रहा है। अगर हम सिर्फ अगर अपने खित्ते की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहली बात की कि 2013 से लेके अभी तक जो सीपेक की शक्ल में जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें 4 से 5 शोबे आपके मुतहरिक हो गए और उसमें सनती कैपेसिटी आपकी बढ़ी है और समाजी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तरक्की का, उसका तवाज़ुन वो तब्दील हो गया है। आवाम की ज़िंदगी, रोज़गार के मौके, 3 आपके जो अलाइनमेंट हुए हैं, आपके वो खित्तों को या एरियाज़ को जोड़ दिया गया है, जो सीपे के रोड्स मंसूबे हैं, जिसमें हवेलियाँ थाकोट प्रोजेक्ट है, मुल्तान सखर प्रोजेक्ट है, हल्का डीआई खान प्रोजेक्ट है। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें नॉर्थ को, ईस्ट को, साउथ को जोड़ दिया। जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, अब एक तो ये फ़ायदा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की शक्ल में है, दूसरा जो फ़ायदा है वो पावर की शक्ल में है, एनर्जी की शक्ल में है। तकरीबन 19 प्रोजेक्ट्स में 14 प्रोजेक्ट पाए तकमील को पहुंच चुके हैं। वो तकरीबन 8,000 लगभग मेगावाट है। 2,36,000 से ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट रोज़गार के मौके मिले हैं और बाकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो अलग से है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ये जाहिर कर रहे हैं कि, और मैं समझता हूँ कि दोस्त कहते हैं कि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक अज़म का जो इजहार किया, दुनिया की बहुत सारे दबाव पाकिस्तान भी पड़े, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान भी अपने अज़म पर पुख्ता रहा और चीन के साथ एज अ दोस्ती का किरदार अदा किया। तो शाहिद साहब, आप इस इनकलाब को किस तरह देख रहे हैं? जैसे मैंने डीप सीक के हवाले से भी बात की, अब अमेरिका भी चाह रहा है कि वो भी जो है ना इसमें कोई इनकलाबी इकदाम करेगा, जैसे कि ट्रंप ने कहा है। अब ये आपको दौड़ कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है? और पाकिस्तान चूँकि इस वक्त डिजिटल इकॉनमी के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान इसको किस तरह गेज कर सकता है? देखिए जी, मैं कोई एआई का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो फॉर्मर डिप्लोमेट हूँ, आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ। मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये जो एआई की वॉर है, ये कहीं ऐसा ना हो कि इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो। अच्छा। प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, अभी आए हैं, अभी तो उनको कुछ हफ्ता हुआ है तकरीबन आए हुए, वो सोचना चाहिए, क्योंकि इशू जो है वो पहले तो उन्होंने अपने जो ऐलान किया है कि जी मैं टैरिफ्स लगाऊंगा, ये करूंगा, चाइनीज गुड्स आएंगे, तो ये एक मसला है। मैं तो समझता हूँ इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए। चाइना और यूएस ने कोएग्जिस्ट करना है, ग्लोबली कोएग्जिस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरा मिल के काम करना है।
जो इनकी राइवलरी है वो इकोनॉमिक राइवलरी है, वो पीसफुल रहनी चाहिए, एक दूसरे के साथ ज़्यादा तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरी ओपिनियन ये है कि जहाँ पर ये है ना कि एआई का, इसका मैं कह कुछ नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों को, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स को सोचना चाहिए कि वो चाइना को किसी सूरत भी थ्रेटन ना करे, उनके साथ मिलकर काम करे। अब ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वो चाइना से आते हैं और अमेरिका में आ रहे हैं। मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के लोग इनकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यूज़ करते हैं। कोई ऐसा ना हो जिसके से जो यूएस के लोग हैं वो नुकसान उठाएं, क्योंकि ट्रंप की जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है वो अमेरिका फर्स्ट है कि अपने लोगों की पहले ख्याल करना। उसमें सबसे पहले ख्याल करने के लिए बेहतर यही है कि एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, चाइना साथ मिलकर काम करें। जहां तक राइवलरी है इकोनॉमिक की, जी मुकाबला करना है, तो उसमें तो कोई राय नहीं, दो राय नहीं हो सकती। आप करें, अपनी तरक्की करें, लेकिन विदाउट थ्रेटनिंग ईच अदर। ठीक है, तो तलत साहब शॉर्टली बता दीजिएगा सर, क्योंकि इस जो त्यौहार इनका नया साल है उसमें जिस तरह हम बात कर रहे थे कि तब्दीली और नए आगाज़ के जो वादे हैं उन पर जो है वो उनकी एक अलामत है, उस पर पूरी साल जो है वो उस पर काम किया जाएगा। तो इस वक्त चीन जो है वो अपने ताल्लुकात न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में किस तरह का इम्पैक्ट चाह रहा है? देखिए, चीन जो है वो ना सिर्फ पेरिफेरी में अमन चाहता है बल्कि चीन दुनिया में अमन चाहता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि चीन ने मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे एक फ्रेज़ बहुत मशहूर थी। वहाँ ये समझा जाता था कि पिछले 50 साल में अमेरिका ने जंग लड़ी, जबकि पिछले 50 साल में चीन ने मुआशी तरक्की को फोकस किया। और दूसरा ये है कि चीन का जो कॉन्सेप्ट है कॉमन फ्यूचर, कॉमन डेस्टिनी और डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ खड़ा हो जाना, ये ऐसे उसकी पॉलिसी के अनासर हैं जो ये बता रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि चीन दुनिया में अमन चाहता है, चीन दुनिया में बिजनेस चाहता है और चीन दुनिया में कनेक्टिविटी चाहता है और डेवलपिंग वर्ल्ड को भी साथ लेके चलना चाहता है। ठीक है, मैं तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन डिस्कशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है और चीनी बहार नौ, त्यौहार, नया साल एक आलमगीर रिवाज बन चुका है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो करेंगे कॉन्गो के हवाले से, जहाँ पर हुकूमत मुखालिफ बागियों का शहर गोमा पर जो है वो धावा बोला गया, कब्जा कर लिया, पाकिस्तान ने इस पर रेजिस्ट किया है और पाकिस्तान जो कि एक पुरअमन मुल्क है, कॉन्गो की खुद मुख्तारी इस्तेहकाम का मुतालबा भी कर दिया है। डिटेल डिस्कशन होगी आफ्टर दिस ब्रेक। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है। ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। और जो अफ्रीकी मुल्क है कॉन्गो, उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं वो संगीन होते जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। अपने पैनल का तारुफ करा दूं, मेरे साथ स्काइप पर दिफाई तज़ीकार मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, अब्दुल्ला खान माहिर बैनुल अक़वामी उमूर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो अफ्रीकन मुल्क है कॉन्गो, जो हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी वो यकीनन हमें शुरू से ही कुछ बेहतर नज़र नहीं आई है। इस वक्त जो है वो मशरकी सूबों में फ़ौज और मुसल्लह गिरोह के दरमियान बहुत ज़्यादा कशीदगी नज़र आ रही है और ख़ित्ते का अमन भी इस हवाले, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लग रहा है कि ख़तरनाक है इस वक्त सूरत हाल? बहुत शुक्रिया शाजिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं पाकिस्तानी नाजरीन को, क्योंकि पाकिस्तानी नाजरीन ने तो कांगो वायरस के बारे में ही सुना था, कांगो मुल्क के हवाले से शायद बहुत कम मालूमात हैं। कांगो दो हैं, एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो है, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है। ये दो अलग अलग मुल्क हैं और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो जो है ये बड़ा मुल्क है,
रकबे के लिहाज से तकरीबन 9 मुख्तलिफ मुल्कों के साथ मिलता है। और इस वक्त जो है गोमा जो इसका जी ईस्टर्न शहर है वो उसके ऊपर कब्जा कर M23 जो मिलिटेंट ग्रुप है रिपोर्टेडली रवांडा उसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो वहाँ पे उन्होंने गोमा शहर पे कब्जा कर लिया हुआ है और वहाँ पे फाइटिंग जारी है। इस दौरान जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा के जो पीस कीपर हैं उनमें से भी 13 जो है वो मारे जा चुके हैं, उसमें साउथ अफ्रीका के भी हैं और कुछ और मुल्कों के भी हैं। कांगो के हवाले से ये बात भी हमें पाकिस्तानी नाजरीन को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी अफवाज के लोग वहाँ पे कोई 20 साल तक पीस कीपिंग मिशन का हिस्सा रहे हैं। पिछले साल अप्रैल तक जो है ना वो वहाँ पे रहा है और बहुत बड़ी पाकिस्तान की पोस्टिंग वहाँ रही है और पाकिस्तान ने एक बड़ा किरदार अदा किया है वहाँ पे अमन के क़याम के हवाले से। और अभी जो है ना वो दो दिन पहले UN में जो हमारे एम्बेसडर हैं मुनीर अकरम, उन्होंने भी इस UN सिक्योरिटी कौंसिल का जो खुसूसी इजलास हुआ है, क्योंकि एक बड़ा अहम मामला है जिसको पूरी दुनिया ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है, क्योंकि कांगो जो है वो एक आज़ाद मुल्क है और उस पे उसके एक शहर पे अगर बागियों ने कब्ज़ा किया है तो इसका तकरीबन सब ने ही इसकी मजम्मत किया और UN सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास भी हुआ और उस इजलास में पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि कांगो की जो जोग्राफियाई उसकी सालमियत है और उसकी सॉवरेनिटी है, इक़्तिदार आला, उसको वो उसको सर अब तहफ़्फ़ुज़ बता भी होना दीजिए चाहिए। कि मसाइल क्या हैं कॉन्गो के, शॉर्टली ज़रा। कांगो के मसाइल बुनियादी तौर पे ये हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जहाँ पे इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है ये बड़ा रिच है, मिनरल रिच इलाका है और जहाँ भी मिनरल्स होते हैं वहाँ पे जो है ना वो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस वजह से जो है वहाँ सूरत हाल ये होती है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि जिसकी वजह से वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं और उसकी वजह से कम कीमत पे वहाँ सोना है, कोबाल्ट है, वहाँ पे जनाब ये बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला सब्सटेंस है जो मोबाइल की बैटरियों में और ये जो सोलर पैनल्स की बैटरियों में, गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल होता है ये, और बहुत सारे मिनरल इस इलाके से निकलते हैं। हाँ। अब वहाँ पे जो कांगो की गवर्नमेंट जो है ना वो मुसलसल ब्लेम करती रही है, अमेरिका को भी ब्लेम करती रही है और वेस्टर्न पावर्स को भी कि वो जो है वो इनडायरेक्टली बागियों की हमायत करते हैं। अच्छा। लेकिन अमेरिका ने भी खैर खुल के ये जो अभी जो हुआ है वहाँ पे हमला हुआ है उस पे जो गोमा पे उसकी मजम्मत की है और बाकी मुल्कों ने भी की है, चीन ने भी की है और पाकिस्तान ने भी बहुत खुल के उसकी सॉवरेनिटी की हमायत की है। ये बुनियादी तौर पे जो है ना ये आप कह लें कि मिनरल्स की लड़ाई है और इसको अगर बहुत पीछे लेके जाएं तो 1994 में जो ये रवांडा में जेनोसाइड हुआ था, उस जेनोसाइड की बुनियाद पे जो इख्तलाफात तुत्सी और हुतूस के दरमियान हुए थे, ये इसके रूट्स उस पर भी हैं, लेकिन ये लंबी डिस्कशन होगी, शायद पाकिस्तानी नाज़रीन को समझ ना आया, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। चले जाहिद साहब, ये जो हम बात करते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया में वो चाहता है, खत्ते में चाहता है कि अमन कायम हो, तो इसी तनाजुर में जो आलमी सतह पर अमन मिशन के किरदार हैं उसमें पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन रही है, जो पीस कीपर रहे हैं हमारे तो 20 साल तक उनकी भी खिदमात रही हैं, आप किस तरह देख रहे हैं इन सब चीज़ों को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाज़िया, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। तो देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट तो जैसे अभी बताया जा रहा था कि ये बड़ा पुराना 1994 से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट आपने यूएन का जो पीस कीपिंग का देखा, मोर देन 100,000 ट्रुप्स हमने कंट्रीब्यूट किए हैं जी DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में, और अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 31 के करीब हमारी शहादतें भी हैं। और ये जो रीजन है जिसमें अभी ये वॉर लेके आए हैं यहाँ पर गोमा, और दिस इज द कीवू का प्रोविंस है, नॉर्थ कीवू का ये कैपिटल है, और साउथ कीवू जो है वहाँ बकावू, वहाँ पे भी हमारे ब्रिगेड साइज फोर्स रही है जी। तो गोमा में इंडियन ब्रिगेड हुआ करता था और साउथ कीवू में पाकिस्तानी ब्रिगेड था। साउथ कीवू जो बकावू का इलाका है, वहाँ का जो कैपिटल है वो बिल्कुल एक लेक है उसके और रवांडा के बीच में जी, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस पे रहा है। तो चूंकि कॉन्फ्लिक्ट रवांडा और DRC का अंदर जो आपस में है, ये बेसिकली दोनों रवांडन ट्राइब थे जी, जिनका भी जिक्र हुआ है, टुट्सीज और हुतूज। तो हुतूज ने 1994 में तकरीबन 8 लाख के करीब लोग टुट्सीज जो थे वो मार दिए थे जी, जेनोसाइडल वॉर थी। और उसके बाद वो रवांडा DRC में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ से एक है FDLR जो यहाँ के रेबल ग्रुप्स है हुतूज, वो रवांडा की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। बेसिकली दोनों रवांडन बेस्ड ग्रुप्स हैं, बट रवांडन ये एलिगेशन लगाते हैं कि जी कांगोलीज उनको सपोर्ट करते हैं, और रवांडा जो है इस वक्त बहुत करीब है वेस्ट के जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
अभी भी ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, ये M23, ये पहले भी ऑलरेडी 2 दफा अटैक कर चुका है। 2012 में तो इसने कब्जा कर लिया था गोमा में, और फिर ये यूनाइटेड नेशन के कुछ ट्रुप्स और कुछ वहाँ के लोकल जो नेशनल आर्मी थी कांगो की, उन्होंने मिलकर इनको एक्सपेल किया था वहां से। ये अटेम्प्ट करते रहते हैं, और अगेन आई हैव नो डाउट कि इसको ऑफ कोर्स रवांडा की अप्रूवल हासिल होगी। एलिगेशन तो लगाई जा रही है कि अराउंड 4000 तो रवांडा के क्या मुफादात हैं जाहिद साहब, इसके पीछे ये जो बागी ग्रुप की हिमायत कर रहा है, क्या मुफादात हैं उनके? देखिए, मफादात तो रवांडा जो है जी, एक तो जैसे अभी जिक्र किया कि ये मिनरल रिच एरिया है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना जी, इस पे पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जी, पूरी दुनिया हमारा इसके बीच पे इन्वॉल्व हुई है जी। इट इज ऑल, ये फ्रेंच कॉलोनी होती था ये इलाका जी। यहाँ पे मिनरल्स इतने ज्यादा हैं, लाइक गोल्ड है बहुत, और डायमंड्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक वॉर है, और लड़ी जा रही है थ्रू प्रॉक्सीज। फिर आगे सब कंट्रोल होती है थ्रू DRC एंड थ्रू रवांडा। तो रवांडा जो है इस वक्त बड़ा क्लोज बेबी है वेस्ट का जी। यूके के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि अभी रिपेट्रिएशन अफ्रीकन रवांडन्स की जो इन्होंने मुआहिदा भी साइन किया। कगामे जो इनके प्रेसिडेंट हैं, वो 2000 से प्रेसिडेंट है जी। ही इज अ ह्यूज एक्सपीरियंस, 24 साल से वो प्रेसिडेंट है, बड़ा अच्छा डिप्लोमेट है, उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो वेस्ट की इनको टेसिट अप्रूवल रहती है। जब तक यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, देखें, जब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो जितने मिनरल्स एक्सट्रैक्शन है, जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वेस्ट के भी, वो यहाँ पे इनके साथ जुड़े रहेंगे। और ऑफ कोर्स वहाँ पे जो इंसानियत है वो तो शर्मसार है जी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मैं खुद बकाबू में डिप्लॉय रहा हूँ, मैं किनशासा में रहा हूँ जी 2003-4 में, तो मैंने सर्व किया, बड़ा क्लोजली हमने इनको मॉनिटर किया हुआ है। फिर यहाँ पर जोसेफ कबीला जो पहले प्रेसिडेंट थे 2001 से 2019, तो तब तक तो उन्होंने कुछ बैलेंस क्रिएट रखा, ही वाज एन इफेक्टिव पॉलिटिशियन। लेकिन जब से फेलिक्स आए हैं, जो नए प्रेसिडेंट है DRC के, प्रोबेबली उनका जो कंट्रोल है चीजों का, वो अभी इतना सॉलिड नहीं है जी, इतना बेहतर नहीं है। तो हाउएवर बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, और बेस्ड है पूरी वॉर जो है, ये जेनोसाइडल वॉर जो रवांडा में हुई थी, और दोनों रवांडन बेस्ड है। रवांडा अफ्रीका का इस वक्त बड़ा इफेक्टिव, मिलिटरीली देखा जाए तो इफेक्टिव मुल्क है जी। अच्छा। वो स्ट्रांग भी है, डिप्लोमेसी भी बहुत अच्छी है, और मिलिट्री कोलैबोरेशन भी वो बहुत अच्छी कर रहे हैं वेस्ट के साथ भी, और एंगेज करते हैं और ममालिक को भी। ठीक है, तो अब्दुल्ला साहब, ये जो बताया जाहिद साहब ने कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहाँ पर, तो अब यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अगर इस मसले को, कॉन्फ्लिक्ट को हल किया जाए, तो कौन कौन से चैलेंजेस सामने नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं जना साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है ना, वो जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट भी इस वक्त वहाँ पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि चाइना की काफ़ी ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है DRC में, और अमेरिका जो है ना, उसके इन्फ्लुएंस को लिमिट करने के लिए बहरहाल उसकी भी एफर्ट्स रहती हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि ये प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, ये बेसिकली चाइना और वेस्ट की वहाँ पे आप कह सकते हैं कि अफ्रीका में एक किस्म की एक लड़ाई हो रही है थ्रू प्रॉक्सीज़ के। और इसमें जो है वो UN चार्टर तो डेफिनेटली है अपनी जगह पे, वो लिखा पढ़ा हुआ है, ये है, किताबों में ही है। ना वो फ़लस्तीन का मसला हल कर सका, ना वो कश्मीर का मसला हल कर सका, ना ही वो ये मसला हल कर सकेगा। ये तो है कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, बड़ी ताकतों के अगर हो गए किसी ना किसी तरीके से, और वो मिल बैठ के कोई अगर कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे तो तभी होगा, या फिर मुकामी तौर पे अफ्रीकन जो ममालिक हैं उनको करना पड़ेगा। कुछ ममालिक इन्वॉल्व हुए हैं अभी, जो कीनिया मेरा ख्याल इन्वॉल्व हुआ है अभी, उसने कोई एक इजलास भी बुलाया है, शायद आजकल में हो। तो पड़ोसी ममालिक ने कोशिश तो वो की है और कर भी रहे हैं शायद इस मसले को हल करने के लिए, लेकिन जब तक ये जो आर्म ग्रुप्स हैं इनको डीवेपनाइज नहीं किया जाता, इनको ख़त्म नहीं किया जाता, ये M23 वगैरह, ये इनका जो एलिगेशन ये है कि इनके साथ पहले ये प्रॉमिस किया गया था कि इनको आर्मी के अंदर जो है ना इंटीग्रेट किया जाएगा और एज ए मतलब पार्ट ऑफ दी आर्म फोर्सेस, लेकिन उन्होंने वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हमारे साथ किए हुए वादे जो है ना वो वफा नहीं हुए। पिछले साल सितंबर में कू भी हुआ था वहाँ पे। अच्छा, उसमें भी जो कुछ लोग थे वो अमेरिकन सिटीज़न भी थे, उसमें ब्रिटिश सिटीज़न भी थे, लेकिन वो वैसे उनका कांगो का ओरिजिन था। उनमें से कुछ 37 को जो है ना वो सज़ाएँ भी दी गई, उनको कुछ को मेरा ख्याल सज़ाए मौत भी दी गई, क्योंकि फ़ेल हो गया था वो जो कू था। तो वहाँ पे एक, जैसे जना साहब ने है, जो नए प्रेसिडेंट है, इनकी ग्रिप मामलात पे उस तरह से है नहीं, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। और ये हमारे लिए भी एक सबक है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती तो फिर इस तरह के मसाइल जो है ना वो बढ़ते रहते हैं। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फिर
चीज़ें हाथ से स्लिप होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। जनरल साहब, अब पाकिस्तान जो है वो कॉन्गो की जो खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम के लिए यकीनन उसकी डिमांड भी कर रहा है, और अब यहाँ इशू ये है कि कॉन्गो में जो है वो रवांडा की फोर्सेस भी मौजूद हैं, तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए इस वक्त यूनाइटेड नेशन क्या किरदार अदा कर सकती है? देखिए ऑलरेडी जो मिशन है जी कॉन्गो के बीच में वो चैप्टर 7 के नीचे ही है। जो फाइटिंग है वो यूएन फोर्सेस फाइटिंग फोर्सेस तो एक ब्रिगेड को रखते हैं। प्रॉब्ली आप मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट इस वक्त पता नहीं चैप्टर 7 के नीचे उन्होंने कितनी फोर्सेस रखी हुई हैं। यूनाइटेड नेशन की प्रॉब्लम ये है कि जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे होता है तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट तो गोमा में और साउथ किवू में और किवू में हो रहा है जी, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है किंशासा जो इनका कैपिटल है वहां आ रहा है। तमाम एम्बेसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी, यूके की एम्बेसी, फ्रांस की एम्बेसी, यूके का फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट और रवांडन एम्बेसीज और अराउंड 8 to 10 वेस्टर्न एम्बेसी जो है वो अंडर अटैक है जी। वो तो वहां से जब अटैक आ जाते हैं तो ये यूएन अपने ट्रुप्स को जी विड्रॉ करता है, नेबरिंग कंट्रीज में चले जाते हैं। बट चैप्टर 7 के नीचे है ऑफ कोर्स वो बिल्कुल उनके पास ब्रिगेड और फोर्स होनी चाहिए जिसको इस्तेमाल करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करना चाहिए। वॉर तो दूर की बात है, वहां लूटिंग शुरू हो जाती है। वहां का कल्चर इस तरह का है कि कॉन्फ्लिक्ट किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में हो रहा हो, जो सेंट्रल सिटीज है उनके बीच में वो मुजाहिरों की शक्ल में शुरू होते हैं और फिर लूटिंग शुरू हो जाती है क्योंकि गुर्बत इतनी ज्यादा है वहां पे, बहुत ज्यादा डेप्रिवेशन। तो पीस सबसे बड़ा पीस इन मिशन का तो अपने आप को डिफेंड करना होता है जिसमें ये मोस्टली एवैक्यूएट कर जाते हैं जी, और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को वहां पे एस्टेब्लिश करना होता है। फिर नेशनल आर्मीज भी इनकी इतनी उस तरह की ट्रेन या आई मीन के प्रोफेशनल आर्मीज तो है नहीं। जब प्रॉक्सीज इस तरह वॉर करते हैं तो आधे से ज्यादा तो उनके समझ नहीं आती कि किस ग्रुप के साथ कब मिल जाएंगे जी। बट एनीवेज चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आई डोंट थिंक सो कि यूएन इतना इफेक्टिवली इसको अनटिल अनलेस कि कोई पीस अकॉर्ड होता है, जैसे अभी बता रहे हैं कि कीनियन एफर्ट हो रही है, एक दो और एफर्ट्स भी हो रही हैं, बट प्रोबेबली जो डीआरसी के प्रेसिडेंट है इज नॉट विलिंग टू गो टू कीनिया। अभी देखें वो वेडनेसडे को प्रोबेबली वी विल हैव सम सिचुएशन क्लियर ऑन दिस। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान ने तो अपना मुतालबा दे दिया एक पुरअमन मुल्क की हैसियत से, और इस वक्त आलमी सतह पर जो है ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।